हेलो गाइस, स्वागत है आपका विलेज वाली टीचर यूट्यूब चैनल पर। तो हाय, मैं हूं किरण शर्मा। आज हम क्या है जो ADHD है और AHD है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। ये विकृतियां होती है या डिसऑर्डर होते हैं, और कुछ जो डिसऑर्डर है जो सीटेट में आज तक पूछे गए हैं उनके बारे में हमने चर्चा कल की वीडियो में कर ली थी। तो आपने जो कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पीछे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विकासात्मक विकार क्या होते हैं और कौन कौन से विकार ऐसे हैं जो बच्चे के मेंटल हेल्थ और जो फिजिकल हेल्थ है उसको प्रभावित करते हैं या उन पर प्रभाव डालते हैं। तो चलिए जानते हैं। वे विकृतियां जो विकासात्मक अवस्था के दौरान ही बच्चे में दिखाई देने लगती है वो कहलाती है विकासात्मक विकृतियां, यानी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहलाते हैं। ये बच्चे की किसी भी स्टेज में उत्पन्न हो सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था। किसी भी समय ये डिसऑर्डर बच्चे में दिखाई दे सकते हैं। विकास की कोई भी अवस्था में ये डिसऑर्डर बच्चे में दिखाई देंगे। तो विकासात्मक विकृतियां वे होती है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर वे होते हैं जो विकास की किसी भी अवस्था में दिखाई देते हैं। वे विकृतियां जो विकासात्मक अवस्था के दौरान ही प्रकट होती है, यानी जब बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है तभी ये डिसऑर्डर दिखाई देते हैं कि बच्चे में किस चीज़ की साथ के साथ बच्चे में कोई डिसऑर्डर भी क्रिएट हो गया है। ठीक है, फिर क्या है, ये विकासात्मक विकृतियां कहलाती है। ये इनमें मुख्यतः क्या है, विकासात्मक न्यूनता भी बोली जाती है ये, यानी क्या है, डेवलपमेंट डेफिशिएट है कहीं कि बच्चे की जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो कोई ना कोई एक ऐसी बच्चे में कमी हो गई जिसके कारण बच्चा क्या है, या तो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से बच्चा कोई विकार का शिकार हो जाता है। ये बच्चे में हेरिडिटी या कोई घटना के कारण ये एक्वायर्ड भी होती है, ये अलग अलग प्रकार की होती है। तो जानेंगे हम इसी वीडियो में। ठीक है, ये क्या है, किस चीज़ को प्रभावित करेगी, ये व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षिक या व्यावसायिक क्षति उत्पन्न करती है। यानी अगर बच्चे में कोई प्रकार का डिसऑर्डर हो गया तो बच्चे में व्यक्तिगत कमी आएगी, समाज से घुल मिल के बच्चा नहीं रह सकता। फिर क्या है, शैक्षिक यानी एजुकेशन में भी बच्चा कठिनाइयाँ फेस करेगा, बच्चे को जो लर्निंग है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा बच्चा। व्यावसायिक क्षति भी उत्पन्न होती है, यानी बच्चा कोई भी ऑक्यूपेशन नहीं कर पाएगा, व्यवसाय नहीं कर पाएगा जब विकास की किसी भी अवस्था में बच्चे में अगर डिसऑर्डर क्रिएट हो गए हैं तो नेक्स्ट है, ये क्या है, अगर डिसऑर्डर अगर क्रिएट हो जाते हैं विकास की किसी भी अवस्था में, या तो बच्चे को वो दिव्यांगता की श्रेणी में शामिल करवा देती है या विशिष्ट बालक की श्रेणी में शामिल करवा देती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कोई भी जो डिसऑर्डर है वो बच्चे को सामान्य बालक न रहकर वो या तो दिव्यांगजन बना देगा या बच्चे को विशिष्ट बना देगा। ठीक है, फिर क्या है, यह कमियां अंततः सीमित, अधिगम, न्यूनता, कार्यात्मक में कमी से लेकर सामाजिक कौशलों एवं बुद्धिमत्ता की व्यापक क्षति हो सकती है। यानी ये जो डिसऑर्डर होते हैं ये सामान्य से लेकर और ज़्यादातर और अधिक क्षति तक भी जा सकती है। ठीक है, सामान्य से शुरुआत होती है, अंततः सीमित भी होती है। और जो ये डिसऑर्डर होते हैं ना, ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। अगर बच्चे में कोई एक तरह का डिसऑर्डर हो गया, जैसे डिसलेक्सिया हो गया, बच्चे में पठन विकार हो गया, तो साथ के साथ बच्चा क्या है, वहाँ डिस्ग्राफिया का भी शिकार हो जाता है, क्योंकि बच्चा जब अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा तो वो अच्छे से लिख भी नहीं पाएगा। तो ये क्या है, आपस में जो डिसऑर्डर है एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, याद रखेंगे। फिर क्या है, जैसे कौन कौन सी चीज़ें ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकृति है, और ये किससे है, ये जो है बौद्धिक अक्षमता के साथ जुड़ी होती है। इंटेलेक्चुअल डिसऑर्डर भी हो सकता है, यानी एक डिसऑर्डर के साथ दूसरा भी डिसऑर्डर ऑटोमेटिक एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये थी विकासात्मक जो डिसऑर्डर है उनके बारे में चर्चा की, क्या होती है, कौन कौन सी स्टेज में उत्पन्न होती है। हर स्टेज में, गर्भावस्था में भी हो सकती है, एक मिनट, गर्भावस्था में भी हो सकती है ये जो डिसऑर्डर होते हैं, माँ के गर्भ में ही, शैशवावस्था में भी, शैशवावस्था हो गया, बाल्यावस्था हो गया और किशोरावस्था हो गई।
किसी भी जो डेवलपमेंट की कोई भी स्टेज है वहाँ ये हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, एक बुक है जिसका नाम है DSM-4 और इसका जो प्रकाशन है वो 1952 में पहली बार किया गया था। DSM में जो बच्चा मेंटली और फिजिकली रूप से किसी भी तरह से दिव्यांग है उसको क्लैरिफाई किया गया है कि बच्चे में अगर इतनी कमी है तो वो बच्चा इस डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। तो जो DSM है वो पहली बुक है जिसका फर्स्ट एडिशन 1952 में आता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये DSM की फुल फॉर्म क्या होती है, डायग्नोस्टिक स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ये कब प्रकाशित हुई, 1952 में आई है। ठीक है, याद रखना। फिर क्या है, इसका जो लेटेस्ट एडिशन आता है ये 2013 में आता है, जो 5th एडिशन है जो आज भी चलता है। ठीक है, ये जो पहले आया था इसका क्या पर्पज था, डायग्नोस्टिक स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, कि पता करना कि बच्चे में जो मानसिक रूप से जो डिसऑर्डर हो गए हैं, क्रिएट हो गए हैं, उसका क्या मैनुअल है और क्या उसकी संख्यायिकी है। ठीक है, फिर जो दूसरा आया जो 2013 में आया, जो 5th एडिशन आया, जो आज की डेट में भी हम पढ़ते हैं, वो क्या है, उसमें क्या दिया गया कि जो DSM-5 है ये स्नायुविक विकासात्मक विकृतियां के बारे में इन्होंने क्लैरिफाई किया, यानी जो हमारे न्यूरोलॉजिकल या तंत्रिका तंत्र में कोई गड़बड़ी की वजह से अगर हम में कोई डिसऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं तो वो क्या है, वो किससे जुड़ेंगे, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर से जुड़ेंगे। यानी जब तंत्रिका तंत्र हमारा विकसित हो रहा होता है तब कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी ऐसी आ जाती है जिसके कारण बच्चा क्या है, मानसिक रूप से कोई काम करने का, ठीक है, किसी भी काम को करने में कमी महसूस करता है, कठिनाई महसूस करता है, जिसके कारण ये बच्चे में कमी आ जाती है। तो जो हमारी जो DSM की जो बुक है डायग्नोस्टिक स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ये क्या कहती है, ये कहती है कि अगर बच्चे में ये 6 प्रकार के डिसऑर्डर मानती है कि अगर बच्चे में 6 प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं जिनके कारण बच्चा क्या है, लर्निंग करने में कठिनाइयाँ महसूस करता है। DSM-6 मानती है वैसे 8 प्रकार के होते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 हम एक दूसरे से चर्चा करके और कनेक्टेड करके चलते हैं। तो सबसे पहला DSM क्या मानती है, इन्होंने 6 लक्षण माने हैं। ठीक है, और ये जो 6 लक्षण है ये मानसिक और शारीरिक दोनों डिसऑर्डर से जुड़े हुए हैं। पहला है बौद्धिक अक्षमता। ठीक है, इसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज भी बोला जाता है, यानी ये बच्चे के मेंटल हेल्थ से जुड़ी होती है। बच्चे के कोई दिमाग का हिस्सा काम नहीं कर रहा जिसके कारण बच्चा क्या है, डिसऑर्डर का शिकार है। नंबर दूसरा क्या है, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, संप्रेषण विकृति। यहाँ बच्चा क्या है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता। ठीक है, उसके दिमाग में तो थॉट प्रोसेसिंग चलती रहती है लेकिन बच्चे के दिमाग की और जो टंग की है, ठीक है, उसमें मसल्स में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। दिमाग में तो बच्चे के थॉट आ रहे हैं लेकिन वो बच्चे के जबान पे नहीं आ पाती, बच्चा आसानी से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, तो ये कम्युनिकेशन डिसऑर्डर होता है। ये दूसरा था। फिर तीसरा क्या है, संप्रेषण विकृति, दूसरा हो गया। हाँ, तीसरा है ADHD, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अटेंशन, ये अवधान न्यूनता अतिस्क्रियता विकार है। ठीक है, ये अटेंशन डिसऑर्डर हाइपर एक्टिविटी बोला जाता है इसे। ठीक है, अवधान न्यूनता अतिस्क्रियता विकार होता है यहाँ बच्चा। ठीक है, 1 मिनट, ADHD की फुल फॉर्म होती है अटेंशन, 1 मिनट, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो ADHD ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म रहेगी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। यानी बच्चा क्या है, ध्यान कहीं भी नहीं लगा पाता, क्षण भर भी किसी भी चीज़ पर बच्चा अटेंशन नहीं दे सकता और वो हाइपर रहता है, अतिस्क्रिय रहता है, कहीं एक जगह टिक के नहीं बैठता। ठीक है, यहाँ 2 चीज़ साथ चलती है, अटेंशन की कमी होती है और बच्चों में अतिस्क्रियता होती है, हाइपर एक्टिविटी पाई जाती है।
जाती है, याद रखेंगे। तो तीसरा था ADHD, ठीक है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। फिर चौथा है ASD। ASD की फुल फॉर्म है ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये आत्म केंद्रित होता है, ठीक है, बच्चे में आत्म केंद्रित होता है। बच्चा खुल के किसी से भी बात नहीं करेगा, अपने आप में ही खोया रहेगा, ठीक है, किसमें। और इसमें अलग अलग कैटेगरी भी आती है, जैसे बच्चा क्या है जब बात करेगा तो ठीक है हकलाना शुरू कर देगा, वो चीज़ भी किसमें शामिल होगी, ASD में शामिल होगी, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में। क्या है, बच्चा आत्म केंद्रित होने के साथ साथ जैसे ही किसी से बात करेगा तो हकलाना शुरू कर देगा यहाँ बच्चा। फिर नंबर 5 क्या है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, यानी कोई विशिष्ट डिसऑर्डर हो सकता है, लर्निंग को बच्चा किसी कारणवश सीख नहीं पा रहा, तो वो भी बच्चे के मेंटल हेल्थ से जुड़ा होता है, IQ से जुड़ा होता है। यहाँ भी बच्चे के जो स्नायु है, जो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, उसमें गड़बड़ियाँ होती है, जिसके कारण बच्चा लर्निंग नहीं कर पाता। फिर क्या है, मोटर डिसऑर्डर। मोटर डिसऑर्डर इसमें क्या है, गामक विकृतियाँ होती है, गामक। इसमें की क्या है, बच्चे की जो मसल्स है उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं होता, इसके बारे में कल भी हमने जिक्र किया था, ठीक है। फिर इसमें क्या है, बच्चे की जो मसल्स है उसमें क्या है, कनेक्टिविटी नहीं होती, बच्चे की मसल्स अच्छे से काम नहीं करती, ठीक है। फिर क्या है, ये हो गया मोटर डिसऑर्डर। तो ये 6 प्रकार के जो डिसऑर्डर है ये DSM ने माने हैं। DSM का जो आज वाला एडिशन हम पढ़ते हैं वो 2013 वाला एडिशन पढ़ते हैं, ठीक है। ये 2013 में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने न्यूरो डिसऑर्डर, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर पर काम किया था, स्नायुविक तंत्रिकाओं से जोड़ा था, ठीक है। और इन्होंने 6 लक्षण बताए थे कि किसी भी बच्चे में अगर डिसऑर्डर होता है तो ये 6 प्रकार के डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो एक बार फिर से रिकैप करेंगे। पहला हमने पढ़ा बौद्धिक अक्षमता, ये IQ से जुड़ा होता है। दूसरा हमने पढ़ा संप्रेषण विकृति, बच्चा किसी के साथ आसानी से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। तीसरा है ADHD, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी, ठीक है, डिसऑर्डर, अवधान न्यूनता, अति सक्रियता विकार, बच्चा किसी भी जगह एक क्षण के लिए भी अटेंशन नहीं दे पाता और इतना एक्टिव रहता है कि एक जगह टिक के भी नहीं बैठ पाता, ठीक है, ये एक प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होता है। फिर क्या है, ASD है, ये ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, यानी ये सारे के सारे जो 6 के 6 डिसऑर्डर है ये एक के साथ दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर एक डिसऑर्डर क्रिएट होता है बच्चे में तो दूसरा ऑटोमेटिक उसके साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है, याद रखेंगे ये बात। ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में जाना, यहाँ बच्चा ज़्यादातर तो बात ही नहीं करता किसी के साथ, अगर करता है तो हकलाना शुरू कर देगा और बच्चा जो है आत्म केंद्रित होता है। फिर क्या है, स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बच्चे में डिसऑर्डर पैदा हो सकता है, वो स्पेसिफिक हो सकता है, यूनिक हो सकता है। मोटर डिसऑर्डर, गामक विकृतियाँ होती है, फिजिकल एस्पेक्ट से जुड़ा होता है, बच्चे की मसल्स काम नहीं करती, मांसपेशियाँ काम नहीं करती। इसके अलावा बच्चे में जो हम पढ़ते हैं, एक होता है, हमने ये 6 चीज़ तो पढ़ ली, 6 चीज़ ये क्या है, ये DSM मानती है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप एक बार। तो फिर क्या है, एक हम मानते हैं भोजन विकार, ठीक है, कि बच्चा या तो भोजन ज़्यादा करता है या भोजन करने में नखरे करता है, ये भी कोई एक डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। क्या होगा कि भोजन विकार, ये भोजन विकार में बच्चा या तो ज़्यादा खाना शुरू कर देगा या कम खाना शुरू करेगा, क्योंकि वो किसी को अगर कम खाता है तो वो उसके मन में ये भ्रम हो जाता है कि मैं मोटा ना दिखने लगूं। और ये जो डिसऑर्डर है ये लगभग किशोरावस्था में देखने को मिलते हैं कि बच्चा मोटापे के डर से ज़्यादा खाना नहीं खाता, और एक जो बाल्यावस्था में बच्चा है वो क्या है, ज़्यादा खाना खाने लगता है, ज़्यादा सारा दिन भोजन करता रहता है, जिसके कारण बच्चे में ये भोजन विकार क्रिएट हो जाता है। एक होता है टिक्स विकार, ठीक है, ये नंबर 7 था। एक यहाँ लिख देती हूँ मैं, 1 मिनट यहाँ लिख देती हूँ। तो भोजन विकार में बच्चा या तो ज़्यादा खाना खाएगा या कम खाएगा, ये 2 प्रकार के डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। नंबर 8 क्या है, टिक्स विकार होगा। इसमें टिक्स विकार में क्या होगा, बच्चा अच्छे से चल नहीं पाएगा, ठीक है, चलना हो गया, दौड़ना हो गया, ये एक्टिविटियाँ
बच्चे की बाधित रहेगी टिक्स विकार में, ठीक है, याद रख लेंगे। वैसे ये डीएसएम में नहीं दी गई, डीएसएम से बाहर सीटेट में क्वेश्चन पूछे भी नहीं जाते, क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक है जो डीएसएम है, जो हर साल अपना डेटा जारी करती है कि कितने % जो बच्चे हैं वो इन डिसऑर्डर का शिकार है, ठीक है। तो ये हो गया भोजन विकार, या तो बच्चा कम भोजन करेगा या ज़्यादा करने लगेगा। और टिक्स विकार में क्या होगा, चलने में और दौड़ने में बच्चे में को कठिनाई महसूस होगी, ठीक है, ये टिक्स विकार से जुड़ता है। वैसे डीएसएम ने 6 प्रकार के लक्षण बताए हैं जो डिसऑर्डर से जुड़ते हैं। अब क्या है, अब हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो टिक्स विकार के बारे में जाना हमने। टिक्स विकार होने के कारण बच्चा क्या है, चलना हो गया, दौड़ना हो गया, ठीक है, और मसल्स काम नहीं करती, बच्चे के मसल्स में या मांसपेशियों में खिंचाव रहता है बच्चे के, ठीक है, जिसके कारण बच्चा आराम से ना तो चल सकता ना दौड़ सकता। तो ये हो गया टिक्स विकार। अब आती है बात ADHD की। ADHD वाला बच्चा हमने पढ़ लिया, ठीक है, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसमें जो बच्चा होता है ना तो वो ध्यान लगा पाता और ना क्या है वो एक जगह टिक के बैठ सकता, अति सक्रिय होता है वो बच्चा, ठीक है। तो दोनों तरह के बच्चे कम पाए जाते हैं। और लेकिन क्या है, लगभग जो जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, वो कंबाइंड बच्चे पाए जाते हैं, यानी मिश्रित होते हैं। हर तरह के जो बच्चे होते हैं, या तो उनमें बच्चों में अटेंशन की कमी होगी, लैक ऑफ अटेंशन, ठीक है, या तो लैक ऑफ अटेंशन होगा बच्चों में, और या हाइपर एक्टिविटी होगी। तो ये दोनों चीज़ है बच्चे में देखने को मिलती है, कंबाइंड होती है। तो हर बच्चे में क्या है, अटेंशन, लैक ऑफ अटेंशन भी आता है एक टाइम पे, और एक टाइम पे बच्चे में हाइपर एक्टिविटी भी आती है, यानी दोनों जो ये विकार नहीं है ये बच्चे में, ठीक है। अगर विकार हाई लेवल के बच्चे में क्रिएट हो गए हैं तो वो क्या है, शोचनीय है, वहाँ वो चिकित्सक से इलाज करवाना चाहिए। लेकिन ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं उनमें होता है, जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो उनका ध्यान कहीं और होता है, तो अटेंशन की कमी भी होती है। और बच्चा क्या है, ठीक है, जो स्कूल जाने वाला बच्चा है, जो बाल्यावस्था का बच्चा है वो भी एक्टिव होता है, शैशवावस्था का बच्चा तो मोर एक्टिव होता है, वो एक जगह टिक के नहीं बैठ पाते, ठीक है। तो डीएसएम जो बुक है वो क्या कहती है, बच्चे क्या है, कंबाइंड होते हैं, दोनों में मिश्रित प्रकार की जो है डिसऑर्डर पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जो ये ADHD के बच्चे हैं, इनकी हम पहचान कैसे करेंगे और कितनी % होती है, ठीक है। तो जो ADHD है, ADHD की पहचान क्या है, कई बार तो लक्षण हमें स्पष्ट देखने को मिलते हैं। इसकी अगर पहचान की बात करें तो कई बार क्या है, किशोरावस्था तक आते आते या वयस्कावस्था तक आते आते हमें उन लक्षणों की पहचान होती है। तो ये लक्षण हमें स्पष्ट दिखाई दे भी सकते हैं, ठीक है, चाहे कोई भी डिसऑर्डर हो, और नहीं भी देते, ठीक है। और ज़्यादातर क्या है, अटेंशन, लैक ऑफ अटेंशन को तो हम लक्षण को पहचान कर लेते हैं, लेकिन हाइपर जो एक्टिविटी है वो एक डिसऑर्डर के रूप में बच्चे के साथ है, ठीक है। तो उस चीज़ की पहचान करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। फिर क्या है, जो ADHD है, ADHD जो प्राथमिक स्कूल के बच्चे हैं, प्राथमिक स्कूल के बच्चों की बात करें, हम प्राइमरी स्कूल की बात करें, प्राइमरी जो स्कूल है, प्राइमरी स्कूल में जो ADHD के शिकार है जो बच्चे, ये 14% है, यानी 14% पाए जाते हैं, ठीक है। ये DSM की बुक में लिखा गया है, जो प्राइमरी स्कूल में जाने वाले जो बच्चे हैं वो ADHD का शिकार कितने % रहेगा, 14% रहेगा, ठीक है। फिर क्या है, ये क्या कहते हैं, जो ये डिसऑर्डर होते हैं ये लड़कियों की बजाय लड़कों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, लड़कियों की बजाय लड़कों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है।
तो ये जो डिसऑर्डर है ये लड़कियों में कम होते हैं, जबकि लड़कों में ये जो डिसऑर्डर है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हम चाहे किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर हो, जो हमने पीछे 6 डिसऑर्डर की बात की, ठीक है। प्राइमरी स्कूल पर इनकी जो परसेंटेज है वो 14% पाई जाती है, और लड़कियों की बजाय लड़कों में ज़्यादा देखने को मिलते हैं डिसऑर्डर, ठीक है। ये याद रखेंगे, मिलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम जो सबसे ज़्यादातर हम पहचान कर पाते हैं, तो कौन से एज ग्रुप में हम पहचान कर पाएंगे कि बच्चा किसी न किसी डिसऑर्डर से ग्रसित है। तो जो 6 से 12 वर्ष के बच्चे हैं, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, 6 से 12 वर्ष के बच्चों को की हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हाँ यस, इस बच्चे में इस प्रकार का डिसऑर्डर है, ठीक है। तो 6 से 12 का जो एज ग्रुप है उसके तहत हम बच्चे के में किसी भी डिसऑर्डर की पहचान आसानी से कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चों में डिसऑर्डर छिप जाते हैं, जो कई बार लंबे समय तक या तो किशोरावस्था तक पहुंचते पहुंचते उनकी पहचान होती है, या वो वयस्कावस्था तक भी पहुंच जाते हैं। तो ये 4 बातें हम याद रखेंगे। नंबर 1, क्या प्राइमरी स्कूल में जो ADHD के शिकार है बच्चे, वो 14% होते हैं, 14%, और लड़कियों की बजाय लड़कों में ADHD का जो रूप है, विस्तार है, डिसऑर्डर है, वो लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है। नंबर 3, हम 6 से 12 वर्ष के बच्चों में आसानी से कोई भी डिसऑर्डर है उसकी पहचान कर सकते हैं। और नंबर जो 4 है वो क्या है, कई बार लक्षण अगर हमें स्पष्ट रूप से क्लैरिफाई नज़र नहीं आते, तो कई बार क्या होता है, जो ये डिसऑर्डर है बच्चे के किशोरावस्था तक, तो कभी कभी बच्चे के प्रौढ़ावस्था तक, वृद्धावस्था तक भी पहुंच जाते हैं कि स्कूल के तहत स्कूल में बच्चे के डिसऑर्डर की पहचान नहीं हो पाई। तो पहचान करना इन डिसऑर्डर का ज़रूरी है कि बच्चे में कोई ना कोई डिसऑर्डर है जिसके कारण बच्चा क्या है, लर्निंग में कठिनाइयाँ फेस कर रहा है। तो उनको हम अच्छी तरह से पहचान करके, आइडेंटिफाई करके एज ए टीचर हमें दूर करना होगा, ताकि हम बच्चे को क्या है, लर्निंग से जोड़ सके और मेन स्ट्रीम से बच्चे को जोड़ सके। तो ये हमारा एज ए टीचर पर्पज होना चाहिए, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने जाना ADHD के बारे में, जाना ASD के बारे में, जाना ASD में कई प्रकार के स्पेक्ट्रम्स होते हैं। ये बच्चा आत्म केंद्रित होता है, कम्युनिकेट नहीं करता और हकलाना शुरू कर देता है। तो यहाँ ADHD और ASD से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने दोबारा यहाँ रिपीट कर दिया। तो DSM के बारे में भी आप याद रखेंगे, और आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मिलते हैं कल, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में। अगली